नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्पोर्ट्स सफारी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं या मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर जरूर कीजिए ताकि हम जितने भी इंडियन स्पोर्ट्स यूट्यूबर हैं उनको प्रोत्साहन मिले। और हिट द बेल आइकन ताकि अगर मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। और थोड़ा लेट आए क्योंकि एशिया कप का फाइनल हो चुका है और 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। थोड़ा देर वीडियो में लाया क्योंकि कुछ कार्य में फंसा हुआ था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो सबसे पहले श्रीलंका की टीम को रोडी सल्यूट बनता है और वो इसलिए बनता है क्योंकि वो 2022 के एशिया के चैंपियन बन चुके हैं। पाकिस्तान को उन्होंने हरा दिया है। तो फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई श्रीलंका की टीम आपको एशिया का चैंपियन बनने के लिए। पहले मैच स्टार्ट होने से पहले हम कुछ बातें करते हैं। मैच स्टार्ट होने से पहले ज़्यादातर एनालिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसमें इंडियन भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं। ये फेवरेट आपके मान रहे थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हॉट फेवरेट है इस फाइनल के लिए और पाकिस्तान हो सकता है आराम से श्रीलंका को हरा दे। लेकिन मेरी समझ से परे है ये एनालिसिस, जिन्होंने भी एनालिसिस करी, क्योंकि मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। पिछले 5 मैच, इस एशिया कप से फाइनल होने से पहले पिछले 5 मैचों का मैं आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आप इसमें देखिए, 5 विकेट से 2022 में अभी एशिया कप के प्री फाइनल में, जिसको प्री फाइनल बोला जा रहा था, उसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया 5 विकेट से, जो कि एक तरफा था। 2019 में इनके वहां ट्राई सीरीज खेली गई जो कि पाकिस्तान में खेली गई। श्रीलंका ने सबसे पहले टी20 में इनको 64 रन, जो कि एक तरफा मैच था। दूसरे टी20 में 35 रन, जो भी टी20 के लिहाज से इसे हम एक तरफा ही मानेंगे। और तीसरा टी20 13 रन से जीता, यानी बिल्कुल क्लीन व्हाइट वॉश कर दिया था इनको, पाकिस्तान को, इन्हीं की घर की होम सीरीज में। और 2017 में ये जीते हैं टी20 पाकिस्तान। यानी आप सोच लीजिए पिछले 4 साल से पाकिस्तान कोई भी श्रीलंका से टी20 नहीं जीता है और इस एशिया कप के प्री फाइनल में भी इन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो मेरी समझ से ये परे था कि लोग क्यों पाकिस्तान को इतना हॉट फेवरेट मान रहे थे इस एशिया कप के फाइनल में। हम आ जाते हैं अब एशिया कप के फाइनल में। ठीक, शुरुआत हुई, पाकिस्तान ने टॉस जीता। आधे लोगों को लगा भैया मैच जीत गया, क्योंकि एशिया कप में तो ऐसा ही हो रहा है, टॉस जीतो मैच जीतो। तो पाकिस्तान के बाबर आजम साहब ने ले ली, कप्तान थे भाई, फील्डिंग ले ली, जो कि ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जितने हाई प्रेशर मैच होते हैं वहां पे आप बैटिंग पहले कर लीजिए, क्योंकि चेजिंग के टाइम पे ऐसे नॉकआउट टूर्नामेंट्स में प्रेशर हैंडल करना इट्स नॉट इजी। जैसा कि आपने देखा होगा इंडिया को 2019 के वर्ल्ड कप में, तो चेजिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है ऐसे नॉकआउट मैचेस में। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग ली, श्रीलंका को उतारा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी शुरुआत करी। शुरुआत इतनी अच्छी थी कि 2 पे 1 इन्होंने पहला विकेट कुशाल मेंडिस का ले लिया था, जो कि पहला ही ओवर में था, तीसरी बॉल में। उसके बाद दूसरा विकेट इन्होंने गिरा दिया था 23 रन पे, जो कि 3.2 बॉल ओवर में था, यानी 20 गेंदों में। तीसरा विकेट इन्होंने 36 रन पे गिरा दिया था धनुष्का का 31 बॉलों में। चौथा विकेट 53 रन पे गिरा चुके थे धनंजय साहब का, और तब बॉलें हो चुकी थी 46, यानी लगभग अभी भी यहाँ पे रन रेट जो है वो 6 का चल रहा है। ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद 58 रन पे 5 विकेट गिर गए। शनाका भाई साहब भी आउट हो चुके हैं, जो कि काफी थ्रेट माने जाते हैं। और तब यहाँ पे बॉलें हो चुकी थी 53, यानी 53 गेंदों में 58 रन और 5 विकेट। 58 पर 5, 53 गेंदों में लगभग 6 के रन रेट से इतनी अच्छी शुरुआत के बाद आपने 20 ओवर में 170 रन खा दिए। कैसे? मैं बताता हूं आपको 170 कैसे बन गया। ये आपके बाबर आजम साहब ने 8 ओवर डालने के लिए इफ्तिकार अहमद को बुलाया। बेसिकली ये इन्होंने राजपक्षा के लिए लेकर आए थे इफ्तिकार को, जो कि लेफ्ट हैंडर है। तो इन्होंने सोचा लेफ्ट हैंडर को राइट हैंड ऑफ स्पिनर से, जो आजकल मॉडर्न डे में चल रहा है, लेकर आते हैं और उनका विकेट इनको मिल जाएगा। तो इन्होंने पहला ओवर कराया और उल्टा हो गया। इनको धनंजय साहब, इन्होंने धनंजय साहब को आउट कर दिया, जो कि राइट हैंडर थे। अब पहला ओवर में पहला विकेट मिल गया था, लगभग इनका काम खत्म हो चुका था, लेकिन बाबर साहब ने क्या करा, इनको कैरी ऑन करते रहे। इनसे 3 ओवर कराए और इनके जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं स्पिन में जो भी चल रहे हैं, उनसे इन्होंने मात्र 1 ओवर कराया। अब नुमान अली से इन्होंने ओवर क्यों नहीं कराया, उसकी वजह सुनिए। उसकी वजह जो मुझे लगती है वो ये है, क्योंकि जो राजपक्षा है वो लेफ्टी है,
तो इन्होंने ये सोचा कि लेफ्टी है तो इफ्तिकार से कराते जाओ। वहां पे वो ज्यादा स्मार्ट निकल गए। वहां पे क्या करा, आपके हसरंगा ने ज्यादा स्ट्राइक ली, तो वो न्यूट्रलाइज कर दिया इफ्तिकार का, और इफ्तिकार को रन भी मार दिया उन्होंने। तो अपने मेन स्ट्राइक बॉलर आजम साहब ने 3 ओवर इफ्तिकार से करा दिए, जो कि कहते हैं लालच बहुत बड़ी बुरा है, लालच बहुत बुरी बला है। इनको पहले विकेट ऑलरेडी मिल चुका था, तो इनका काम खत्म हो चुका था, लेकिन इन्होंने फिर भी 3 ओवर डाल दिए। ठीक, अब डाल दिए। अब हुआ ये, इसके बाद आप देखेंगे 58 रन पे जब 5 विकेट गिर चुके थे, तब लगभग रन रेट श्रीलंका का चल रहा था 6 से 6.25 के बीच में। उसके बाद हसरंगा सेटल हुए। हसरंगा ने राजपाक्षा के साथ एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, और जैसी पार्टनरशिप स्टार्ट करी तो हसरंगा ने पेस पकड़ा। राजपक्षा वहां पे बीच बीच में एक आध बाउंड्री मार रहे थे, लेकिन मेन जो स्ट्राइकर थे वो आपके हसरंगा साहब थे। तो हसरंगा ने रन रेट लगभग 750 से ऊपर कर दिया था, और जब छठा विकेट ये आउट हुए हैं, तब रन रेट जो था वो 750 से ऊपर पहुंच चुका था। और राजपक्षा ने रही सही कसरत पूरी कर दी भाई। उन्होंने श्रीलंका का स्कोर 20 ओवर में 170 कर दिया, जो कि 8 से ऊपर का रन रेट था। तो बाबर आजम साहब का सबसे पहला जो मैं कहता हूं ब्लंडर यही था। दूसरा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्विटर में शोएब मलिक साहब कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान वाले कब ये दोस्ती यारी इन लोगों से बाहर आएंगे, और लाइकिंग और डिसलाइकिंग के चक्कर में, कल्चर में कब अच्छे खिलाड़ियों को नहीं खिलाएंगे। अब इसमें आप देखिए, अब ये किस अच्छे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनके पास एक बैट्समैन था, हैदर अली, जो पूरे टूर्नामेंट में इनके साथ था। इन्होंने उसको एक मैच भी नहीं खिलाया। वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, और उसने पहले मैच में अपने 50 भी मारी है शायद। और दूसरा बॉलर अगर आपको याद होगा, शाहनवाज धानी, वो बहुत ही पेस बॉलर है, और सबसे बड़ी बात वो एक कैरेक्टर है। आपने इंडिया के मैच में भी देखा होगा, उसने जब लास्ट में छक्का मारे तो सिर्फ छक्का मारे नहीं, जैसे श्रीशांत एक टाइप का कैरेक्टर थे हमारे उसमें, बिल्कुल उनकी प्रेजेंस फेल्ट होती थी मैच में, वैसे ही वो है। और पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, क्योंकि ये लगभग स्पीड के साथ साथ इनकी हाइट है, तो हाइट की वजह से इनको बाउंस भी अच्छा मिलता है। ठीक, तो इन्होंने उसको ना खिला के जो, और पूरे एशिया कप में इन्होंने सिर्फ इनको एक ही मैच खिलाया, वो भी इंडिया के खिलाफ, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन वो इकोनॉमिकल काफ़ी रहे, और बैटिंग से उन्होंने 2 छक्के मार के अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर में इंडिया के खिलाफ पहुंचाया था। ये समझ से परे है, क्योंकि आप धानी को इतने समय से पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम अपने साथ लेके चल रहे हैं। धानी को जिम्बाब्वे टूर पे ले जाते हैं, साउथ अफ्रीका टूर पे ले जाते हैं, इंग्लैंड टूर पे ले जाते हैं, लेकिन ये मैच नहीं खिलवाते हैं इनसे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं जानता। और यहाँ के जितने पाकिस्तान की मीडिया हाउसेस में है, उसमें बहुत कम जगह ऐसी बातें होती हैं, और वो लोग खुद ये बात मानते हैं कि धानी का खेलना बनता था, और ये सिर्फ लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाले कल्चर की वजह से आपने धानी को नहीं खिलाया। तो ये तो पूरी बात होगी आपकी बॉलिंग की। ठीक, अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग में। अब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट होती है, बाबर आजम साहब जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है। उन्होंने विश करा था विराट कोहली के लिए कि जल्दी विराट फॉर्म में आए, तो विराट साहब तो आ गए फॉर्म में, और पर बाबर आजम साहब की फॉर्म इस एशिया कप में चली गई। हालांकि वो आएगी, बहुत क्लास बैट्समैन है वो, अभी नहीं तो कल वैसे ही हिसाब है कि आएगी, अच्छे परफॉर्मर है। अब इनकी स्टार्ट होने के बाद बाबर आजम आउट हो गए, फकर जमान पहली बॉल में आउट हो गए इनसाइड एज लग के। अब रिजवान और इफ्तिकार क्रीज पे थे। अब रिजवान का प्रॉब्लम देखिए, बहुत लोग ये लोग कहने से डरते हैं, मैं आपको बताता हूँ। रिजवान एक ऐसा प्लेयर है, अगर आप 150 के या 140 के पे अगर आप कोई रन चेस कर रहे हैं, तो ही इज़ अ मोस्ट एलिजिबल गाय, जो देर तक रहेगा और टीम को ले जा सकता है, और बाकी सब हिटिंग करके। लेकिन 170, और इनकी शुरुआत देखिए आप, इनकी शुरुआत रना बॉल होती है। ये पहले 5 बॉल 6 बॉल डॉट खेलते हैं, उसके बाद एक चौका मार देते हैं, तो यानी 6 बॉलों में 5 रन या 6 बॉलों में 7 रन हो जाता है। तो इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100-105 के करीब ही रहता है स्टार्टिंग में। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने यही करी, इन्होंने गलती ये करी है कि इन्होंने पूरे मैच में अपना स्ट्राइक रेट ऐसा ही रखा है। अब देखिए, लास्ट में जब इनकी 50 हुई है, वो छक्के मार के 50 हुई है इनकी 48 में, जब इन्होंने छक्का मार दिया था 54 पे। तो इनका स्ट्राइक रेट 100 से जस्ट ऊपर ही 105 107 आप देखेंगे। तो इन्होंने अपना तो कि खेलते गए, या तो पूरा फिनिश करके आते पूरा, लेकिन जब ये आउट हुए
तब अपनी टीम के लिए इतना आस्किंग रेट इन्होंने लगभग 11 का छोड़ दिया था, जहां पे रिजवान आउट हुए। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई जब आप ओपनिंग के 1 2 3 टॉप ऑर्डर आपका जब 8 के एवरेज से भी रन नहीं बना पा रहा है, तो आप अपने मिडिल ऑर्डर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आते ही इतनी हिटिंग कर दें कि वो 12 का रन रेट चेस कर लें, और वो भी फाइनल जैसे प्रेशर मैच में। तो सबसे बड़ी गलती अगर अब मैं यहाँ पे कहूँगा तो वो किसी की नहीं, वो है आपकी रिजवान साहब की, कि रिजवान साहब को अपना खेलने का तरीका बदलना होगा। मेरे हिसाब से कहना यही है कि रिजवान जैसे प्लेयर अगर आपको 150 का रन रेट आप चेस कर रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन 170 180 हाई टोटल में इनको अपना गेम बदलना होगा। नहीं बदलेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा आज रिजल्ट है। अब पाकिस्तान की मीडिया में बात चली, बहुत सारे एनालिस्ट बात करने लग गए कि मैच हारने के बाद कि ये दिक्कत हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई। अब गलती कहाँ बता रहे हैं? चौथे, पांचवें और छठे कह रहे हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर खराब चल रहा है। तो मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आती, अरे भाई एनालिस्ट हो, इतने बड़े आप क्रिकेटर हो, इतने आपका क्रिकेटिंग ब्रेन है, तो एक बार मैं आपको बताऊं, आपके मिडिल ऑर्डर में दिक्कत ज़्यादा नहीं है, आपके टॉप ऑर्डर में ज़्यादा दिक्कत है। क्यों? आपका टॉप ऑर्डर क्या है? बाबर आजम, रिजवान और फ़कर साहब अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो वो और ज़्यादा कॉशियस तरीके से खेल रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान एक ही तरीके के प्लेयर हैं जो अपना स्ट्राइक रेट 6 6.5 6 6.5 और इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं, इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं। ये डॉट बॉल्स का प्रेशर आप देखेंगे जो उनके मिडिल ऑर्डर है उस पर पड़ता है। अब तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो सेटल ही नहीं है, और जब इनका मिडिल ऑर्डर सेटल नहीं है तो मिडिल ऑर्डर आपका सेटल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर सेटल नहीं होने दे रहा मिडिल ऑर्डर को। अगर वो 8 की रन रेट से खेले, टॉप ऑर्डर अगर आपका 8 की रन रेट से खेला, तो आपके मिडिल ऑर्डर को थोड़ा समय मिलेगा और थोड़ा वो भी क्रीज पे टाइम बिताएंगे और हिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके टॉप ऑर्डर 1 2 3 8 के एवरेज से 8 स्ट्राइक रेट 120 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पा रहे हैं, और आप अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने चौथे पांचवें छठे खिलाड़ियों से, चौथे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन से, कि वो आते ही 120 140 का स्ट्राइक रेट से आपको मैच बना के दे। तो कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है सर। एशिया कप में हमने एक चीज बहुत गौर से देखी होगी कि श्रीलंका का अप्रोच, पहले मैच में अफगानिस्तान से बहुत बुरा हारने के बाद इन्होंने एक अप्रोच अपनी रखी, वो ये थी कि भाई जितने भी आउट हो रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई हम जाएंगे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने से मतलब है स्ट्राइक रेट। सारे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे, सारे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट आपको मिलेगा, कोशिश करते हैं वो 8 पर ओवर जाने की, मिडिल ऑर्डर में भी, और लेट में तो वो 10 11 12 तक जा सकते हैं। तो ये जो माइंडसेट है इनका जो चेंज आया है, इसके लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा क्रिस सिल्वरवुड को, जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर कोच रह चुके हैं। वो इंग्लैंड से जब श्रीलंका आए तो उनके पास पूरी टीम नहीं थी। आपने बहुत कम देखा होगा कि श्रीलंका के इतने, एक हसरंगा के अलावा और शनाका के अलावा, बहुत राजपक्षा आपने सुना होगा आईपीएल में, तो इन लोगों के अलावा कोई टीम में इतने बड़े स्टार प्लेयर नहीं थे। तो उनकी टीम स्टार प्लेयरों से नहीं थी, लेकिन उनकी टीम स्टार थी, साथ में मिलकर परफॉर्म कर रहे थे। एक नहीं कर रहा था, दूसरा कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, तीसरा कर रहा था। मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया एशिया कप में हसरंगा को। बहुत अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने और बीच में मिडिल में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस बैट के साथ भी करी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे मेरा मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा, तो मेरा मैन ऑफ द सीरीज जाता है राजपक्षा को। राजपक्षा को इसलिए क्योंकि उन्होंने छोटी इनिंग्स खेली हैं, कुछ 50s तो उन्होंने खैर 2-3 मारी हैं इस एशिया कप में, लेकिन उन्होंने जो छोटी छोटी इनिंग्स खेली वो इतनी इंपैक्टफुल इनिंग्स थी इंडिया के अगेंस्ट। आपने देखा वो उन्हीं की वजह से सिंगल हैंडली वो मैच इंडिया से ले चुके थे। पाकिस्तान में आपने फाइनल में देखा सिंगल हैंडली पाकिस्तान से ले चुके थे। प्री फाइनल में भी आपने देखा जो पाकिस्तान और श्रीलंका का, उसमें भी वो सिंगल हैंडली अपना बैटिंग से पूरा मैच ले चुके थे। तो होता क्या है क्रिकेट में, क्या होता है, कभी कभी आपको 20 रन ज़्यादा नहीं लगते। किसी खिलाड़ी ने 20 रन मारे हैं वो ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन अगर वो 20 रन मान लीजिए 6 बॉल पे मार दिए, या वो 20 रन मान लीजिए 8 बॉल पे मार दिए, तो उसका इम्पैक्ट 17 गेंदों में 25 रन, 17 गेंदों में 26 रन करने वालों से ज़्यादा होता है। तो मैं इस इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। राजपक्षा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है श्रीलंका की टीम में। और सबसे अजीब बात आपको सुनने में लगेगी, और मुझे लगता है आप लोगों को पता होगी, कि श्रीलंका को वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलना है। मतलब दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप। तो पहले वो क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई खेलेंगे, और उसके बाद वर्ल्ड कप में आएंगे। तो आप सोचिए एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर की टीम जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, वो एशिया कप जीत गई। कैसे जीत गई? क्योंकि भरोसा था खुद पे। टीम में कोई इतने बड़े स्टार प्लेयर नहीं थे, लेकिन पूरी टीम एक स्टार टीम थी। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंसेस,
एक नहीं कर रहा था, दूसरा कर रहा था। कॉम्प्लीमेंट बढ़िया इन्होंने कैचिंग करी है, एक कैच भी उन्होंने मिस नहीं करा। इफ्तिकार अहमद का इतना हाई कैच था, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने पकड़े हैं, सारे कैचेस उन्होंने बहुत अच्छे पकड़े हैं। इसी वजह से मैं श्रीशांत का वो वर्ल्ड कप वाला फाइनल वाला मैच में जो कैच है उसको बहुत हाई रेट करता हूँ। मेरे लिए वो दुनिया का सबसे मुश्किल कैच था। वो इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड कप स्टेक पे था, आपको पता था कि जीत सकते हैं आप अगर कैच ले लिया तो, और वो बॉल इतनी देर एयर में रही तो आप समझ सकते हैं उसका प्रेशर कितना हो सकता है श्रीशांत पे उस समय हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कैच पकड़ा। तो इसीलिए ऐसे प्रेशर मैचों में हाई कैचेस पकड़ना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल जो डाइव मार के आप पकड़ते हैं। तो मेरे लिए वो कैच अभी तक का सबसे टफ कैच था। और श्रीलंका ने यही चीज़ सबसे अच्छी करी कि उन्होंने इतने हाई प्रेशर मैच में अपनी नर्व्स बहुत अच्छे से कंट्रोल करी और आपके कैचेस बहुत क्लीन करें, बहुत ही ज़्यादा क्लीन करें। तो ओवरऑल उनकी एक मिक्स परफॉर्मेंस थी जो कि इस एशिया कप की वजह इस एशिया कप में उन्होंने दी हैं, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं फिर से एशिया कप जीतने के लिए। और ऑल द बेस्ट आपको वर्ल्ड कप के लिए। आप अच्छे से खेलें और वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के स्क्वाड में आए। और दोस्तों इंडिया का एशिया कप के बाद अब आपका वर्ल्ड T20 के लिए भी टीम अनाउंस हो चुकी है। इसमें भी हम वीडियोस मैं इसमें करूंगा, लेकिन जब वीडियो करूंगा तो मैं आप लोगों की राय चाहूँगा कि किन प्लेयर्स को आपको लगता था कि इन होना चाहिए था, किन प्लेयर्स को आउट होना चाहिए था, तो वो भी हम करेंगे। तो जैसे ही होगा तो वो मैं डालूंगा वीडियो। और तब तक के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।